झारखंड में धर्मांतरण का धंधा, घुसपैठ के जरिए धर्मांतरण का खेल। कहीं खतरे में आदिवासियों का अस्तित्व, कहीं सनातन पर मंडराया संकट। गढ़वा से हजारीबाग तक धर्म का धंधा। धर्मांतरण का धंधा, कौन चलाएगा डंडा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का धंधा खूब तेजी से बढ़ रहा है। गढ़वा में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां सोनेहारा गांव में बाहर से आए एक व्यक्ति ग्रामीणों को बुलाकर इकट्ठा कर बाइबल बांटते हुए पकड़ा गया और पुलिस को हालांकि इस शख्स को सौंपा गया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि पैसे का लालच देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आरएसएस के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन धर्मांतरण के मामले में अब डंडई थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद लोगों की ये मांग है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और धर्मांतरण का जो खेल यहां चल रहा है उस पर विराम लगाया जाए। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ किया जाना, उसे लेकर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, यह स्वीकार्य नहीं है। उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर और जो जातिगत विद्वेष फैलाकर जो है जाति के बारे में अपमानजनक शब्द कहकर और हमारा जो हिंदू समाज है उसके प्रति गलत बातें कहकर और प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। विकास मेहरा नाम का एक व्यक्ति जो खुद को पड़वा मोड़ का निवासी बताया, संभवतः प्रकाश में ऐसी भी बातें आ रही हैं कि वो मेराल थाना का है। उस व्यक्ति के द्वारा वहां के गांव के लोगों को इकट्ठा करके हिंदू धर्म के संबंध में दुर्भावना, जातिगत दुर्भावना एवं हिंदू धर्म के विशेष जातियों के प्रति एवं हिंदू धर्म के सांस्कृतिक गतिविधियों के विरुद्ध समाज में दुर्भावना भरते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया और विद्वेष उत्पन्न करते हुए धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा। तो इससे पहले कल ही गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी मुखिया इजहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पीड़ित के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था कि आरोपी मुखिया इजहार का इतना खौफ है कि पुलिस भी उसके खिलाफ आसानी से एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हुई। तो झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा इसलिए भी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि राज्य में लगातार आदिवासियों और हिंदुओं की संख्या घट रही है और इसकी सबसे पहली वजह जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ को माना जा रहा है, जबकि दूसरी बड़ी वजह के तौर पर ईसाई मिशनरीज के द्वारा लगातार आदिवासियों और भोले भाले गरीब हिंदुओं को लालच दिया जाना है। ईसाई मिशनरीज की ओर से चंगाई सभा में बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और उसके बहाने हिंदुओं का ईसाई धर्म में विश्वास पक्का कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। झारखंड में धर्मांतरण का यह धंधा जो है साल दर साल कैसे बढ़ता चला गया और आदिवासी और हिंदुओं की संख्या कम होती चली गई, जबकि बांग्लादेशियों की संख्या की बात कर लीजिए, मुसलमानों की संख्या की बात कर लीजिए, वो बढ़ती चली गई। घुसपैठिए बड़ी संख्या में संथाल में आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इससे आदिवासियों के अस्तित्व पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। तो जिस धर्मांतरण के धंधे की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ गढ़वा तक सीमित नहीं है।
हजारीबाग में भी ईसाई मिशनरीज की ओर से भोले भाले लोगों को कीर्तन के नाम पर बुलाया जाता है और धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जाता है। इचाक प्रखंड के दरिया गांव में एक कमरे में देखिए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इस कमरे में 20 से ज्यादा महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो वे लोग इसे रोकने के लिए पहुंचे, जहां गांव वालों के साथ इनकी देखिए तीखी नोकझोंक होती है, बहस होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जिस बंद कमरे के अंदर तकरीबन 20 के आसपास की संख्या बताई जा रही है महिलाओं की मौजूदगी झाल मजीरे के साथ। हालांकि कीर्तन के नाम पर इन्हें बुलाया गया था, लेकिन कुछ पैसों का लालच देकर और लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। किसी को कोई पास नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा। लोग को पता चला कि दरिया ग्राम में भी ऐसा कार्य हो रहा है। हम लोग कल जब वहां पहुंचे तो देखे कि सत्संग के नाम पर लोगों को झूठा बहकावा दिया जा रहा है। जब वहां गए तो 10-15 के बीच महिलाएं थी वहां, और हम लोगों ने उनको जब समझाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है। ये सत्संग है, ये हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को यहाँ बुलाया जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। उन लोग को ये भी नहीं बताया जाता है कि धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया जाएगा ईसाई धर्म में। तो हम सभी ने वहाँ पर जा करके और उन लोगों को वहाँ से हटाने का काम किया और रोक लगाए हैं उस पर करीब जोर शोर से। यह देखिए वहाँ कुछ क्रिश्चियन लोग का मनोबल वहाँ से इन लोग को मिल रहा है, कुछ पैसे वगैरह देते हैं, 10-20 हजार करके मंथली उन लोग को दिया जा रहा है और मन को मोटिवेट करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको बीमारी ठीक होता है, या फिर जो भूत प्रेत का डायन भूत का बात आता है तो उसमें भी उन लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जबरन धर्मांतरण पर सियासत इस वक्त तेज हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि धर्मांतरण को रोकने में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये सब बस बीजेपी का एजेंडा है। इस सरकार में धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है। पहले तो संथाल परगना में धर्मांतरण की खबरें आम होती थी, अब तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में गढ़वा की बात करें, पलामू की बात करें, गरीब समाज के दबे कुचले वर्गों के लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है, प्रलोभन देकर और उनको जबरन ठग कर उनको लालच में लाकर धर्मांतरण कराया जाता है, जो बेहद दुखद है। और सरकार पूरे मसले पर हाथ धरकर बैठी है, क्योंकि ये सरकार ने ही तो कहा था, आर्च बिशप ने कहा था कि हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामले का क्या मामला है मेरे को बहुत ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जब क्वेश्चन पूछा है, धर्मांतरण का केस जो है इलेक्शन के पहले ही क्यों उठता है, ये पहले क्यों नहीं उठता है? भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार जो रहती है तब कुछ नहीं उठता है। आपकी विपक्षी दलों की सरकार रही तो ये सब मामला आप उठा करके क्या बताना चाहते हैं? अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो निंदनीय है, इसको सरकार अपने स्तर से देखेगी, वहाँ के प्रशासन अपने स्तर से देखेंगे, गढ़वा के डीसी सीनियर एसपी वहाँ के अपने स्तर से देखेंगे। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तूल देने का जो किया है कि किस तरह से हम इसका लाभ ले सके, हमको लगता है कि गलत है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां तारा शाहदेव मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सजा याफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया है। रंजीत सिंह कोहली की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। निचली अदालत की उम्र कैद की सजा के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। क्रिमिनल अपील इस दायर की गई थी और पूर्व में रंजीत की मां बर्खास्त रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद को मिल चुकी है जमानत। धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ ये मामला, लेकिन रकीबुल हसन को तारा शाहदेव मामले में एक बार फिर से झटका। रंजीत सिंह कोहली की याचिका को खारिज कर दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने।
तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में हैं। इसके पहले वे कल अजमेर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी लगाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी साथ साथ थी। चादर पोशी के बाद सीएम ने कहा कि यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा और सद्भावना से भरा माहौल वो यहाँ दिल को छूता है। लौटते वक्त सीएम ने कहा कि मैं झारखंड और अधिक समावेशी और समृद्ध बनाने के लिए, झारखंड को ज्यादा समावेशी और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ यहां से वापस जा रहा हूं। सब कुछ उन्हीं के बदौलत है और जो भी मिलेगा उनके बदौलत है। क्या लगता है स्थिर झारखंड को लेकर स्थिरता है, उसको लेकर या पार्टी की मजबूती को लेकर? सभी चीजें, सब कुशल मंगल रहें, आप सब, हम पूरे राज्यवासी, देशवासी खुशी मंगल से रहें। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर जो सदियों से चलते आए हैं, आगे भी चलते रहें। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत की गई है। चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने इतना जरूर कहा कि हम लोग मिलजुल कर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी चलाएंगे। हेमंत सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे होंगे, केशव वेणुगोपाल नजर आ रहे होंगे, और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी। संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था, नीचे वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात की। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी। सर, जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे उस वक्त के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। और इस खबर पर दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह जुड़ चुके हैं। अमितेश, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने सवालों का गोलमोल जवाब दिया, कहा एक शिष्टाचार मुलाकात थी। या बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी महत्वपूर्ण मुलाकात थी, और जल्द ही झारखंड को लेकर के विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, चुनाव की तारीख सामने आनी है। उसके पहले हेमंत सोरेन की मुलाकात काफी अहम है, और हेमंत सोरेन ने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी से और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। साथ में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण मुलाकात थी, और जैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा, ये मुलाकात बहुत दिनों से संयोग नहीं बन पा रहा था, हम मुलाकात करना चाह रहे थे। भले ही उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात कहा, लेकिन जेएमएम कांग्रेस दोनों स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के पास आज हेमंत सोरेन बैठे हुए थे, और वहां मुलाकात में झारखंड को लेकर के चर्चा हुई है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है, किस तरह से बीजेपी जो तमाम मुद्दों को उठा रही है, चंपाई सोरेन जैसे नेता को जेएमएम से बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। तो निश्चित रूप से आदिवासी वोट बैंक को लेकर के और दूसरे मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है, उसकी स्ट्रेटजी को कैसे काउंटर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस और जेएमएम ये तय है कि एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत साथ में चुनाव के लिए उतरेंगे, ये तो अमितेश जाहिर है, लेकिन सीट एक बड़ी पेचीदा ऐसी वजह है जिसे आखिर तक सुलझाया ही जाता रहा है। लेकिन इस सवाल का वो जवाब टाल गए कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई क्या? देखिए, निश्चित रूप से जब सीटों को लेकर के अगर केंद्रीय नेतृत्व जब सहमत होता है तो नीचे के लेवल पर कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी बहुत खींचतान चलती है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि जो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, बेहतर परफॉर्मेंस किया खासतौर से ट्राइबल एरिया में, उस तरह से विधानसभा चुनाव में बेहतर तरीके से गठबंधन हो, और टॉप लीडरशिप, दोनों के टॉप लीडरशिप का मिलना, एक साथ दिल्ली में बैठना, खड़गे
के आवाज पर अपने आप में दिखाता है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और विधानसभा चुनाव में बेहतर रणनीति कैसे बनाई जाए, इस तरह से बीजेपी की उस स्ट्रेटजी को काटा जाए जो ट्राइबल लीडर्स को अपने पाले में ला रही है। चंपाई सोरेन, लोबेन हेम्ब्रम के बाद कई और विधायकों पर नजर है बीजेपी की, तो तमाम स्ट्रेटजी को लेकर चर्चा हो रही है। लीडर्स का इस तरीके से मिलना, शिष्टाचार मुलाकात भले कहा जा रहा हो, लेकिन अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लोहरदगा विधानसभा सीट 11 कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दे दिया है। जिला अध्यक्ष का यह कहना है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार होने चाहिए। बता दें कि लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस के विधायक हैं, जो पलामू जिले के चियांकी के रहने वाले हैं। देखती है, अगर कार्यकर्ताओं का मांग है, अगर जायज मांग है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते निश्चित प्रदेश नेतृत्व को इस संबंध में अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ का जनता का जो मांग है कि भाई यहाँ का अपना लोकल प्रत्याशी हो, तो उस पर निस्संदेह विचार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावना के साथ हम लोग अन्याय नहीं कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे। लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। दिल्ली के बंगला साहिब रोड पर बने इस अत्याधुनिक भवन में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस भवन में सभी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया है। 9,515 वर्ग मीटर में बना यह भवन 7 मंजिला है, जिसमें 100 से ज्यादा कार पार्किंग की व्यवस्था है। भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का स्वीट है। अगर पहली मंजिल की बात की जाए तो पहली मंजिल पर मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। तो दिल्ली में नया झारखंड भवन, 2 बेसमेंट और 8 फ्लोर देखिए, और सबसे ऊपरी मंजिल जो है, जो 7 मंजिलों का ये भवन, उसमें सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए भवन बनाए गए हैं और 7वीं मंजिल पर सीएम और राज्यपाल का स्वीट बनाया गया है। नए झारखंड भवन का उद्घाटन आज होने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो नई दिल्ली में आज झारखंड भवन की नई बिल्डिंग का शुभारंभ होने जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिस पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फीता काटने वाला मुख्यमंत्री बता दिया। देखिए, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, क्योंकि इस भवन की आधारशिला 18 जनवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, तत्कालीन राज्यपाल जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रखी थी और पूरा पैसे का आवंटन सारा कुछ हुआ था। कोरोना के कारण 1-2 वर्ष काम में विलंब नहीं तो ये पहले ही तय बन जाता, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने कोई ऐसी योजना आज तक उद्घाटन नहीं किया जिसकी आधारशिला भी उन्होंने रखी हो। वो फीता कटवा मुख्यमंत्री हैं। रांची में कल दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी और बता दें कि नामकुम स्थित आर्मी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में कल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 लाख महिलाएं यहां मौजूद रहेंगी। ये कार्यक्रम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर हम बात कर लें, उसके जो 5 जिले हैं, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, इन 5 जिलों से यहाँ महिलाएं आएंगी और जो तैयारी की जा रही है विभाग की तरफ से बात करें या जिला प्रशासन की तरफ से ये अगर बात करें, दावे किए जा रहे हैं कि इस मैदान में 3 लाख महिलाओं की उपस्थिति होगी और इससे भी ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। जो 1-1 हजार रुपए की शुरुआत हो रही है मैया सम्मान योजना के तहत, उसकी राशि ट्रांसफर की जाएगी। और जो ये मैदान है, अगर आप इस वक्त तैयारियों के लिहाज से देखें, अब तक जो 4 प्रमंडल में कार्यक्रम हुए हैं उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये सबसे बड़े ग्राउंड में सबसे बृहद तैयारी के साथ आप ये कार्यक्रम होने जा रहा है और लगातार इसको लेकर जो जिला प्रशासन है, उसके जो अधिकारी हैं,
वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अब तक अगर हम किसी भी योजना के नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी किसी भी प्रमंडल में जो शुरुआत हुई है इस योजना की, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित नहीं रही हैं कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव झारखंड के अंदर होने जा रहे हैं, उस लिहाज से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि इस योजना को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, आपत्ति भी दर्ज की गई है। इसके बाद से खासकर अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो लगातार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को दी जा रही इस सम्मान राशि को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है तो कुछ की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में और गहराई से और गहनता से जांच हो रही है। आखिर किन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को हार्ट अटैक या फिर मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हुए, इसकी जांच जारी है। तो अब तक सिपाही भर्ती दौड़ में मौत का जो मामला है वो खुलासे के तौर पर अब सामने आ रहा है, जिसमें मौत के पीछे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का हार्ट अटैक हुआ। 10 किलोमीटर दौड़ में ज्यादा पसीना बहने की वजह से भी इस तरह की मौत की खबर की बात सामने आती हुई। तो उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में जान गंवाने वाले और मांझी प्रखंड के अजय कुमार महतो के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे। परिजनों का यह आरोप है कि अजय की मौत हेमंत सरकार की लापरवाही की वजह से हुई। बाबूलाल मरांडी का भी कहना है कि सरकार की नाकामी की वजह से अभ्यर्थियों की जान गई। पीछे इस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई, आप सबके संज्ञान में है। 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास, उस समय जो भर्ती की जो नियमावली बनी यूपीएससी की ओर से वो सब प्रकाशित किया गया, आप सब लोगों ने देखा होगा 2018, और उसमें से साफ लिखा हुआ था पहले बच्चे लिखित एग्जाम देंगे, लिखित में जो पास करेंगे क्वालिफाई करेंगे, फिर उन बच्चों को दौड़ में शामिल कराएंगे। लेकिन उन्होंने उसको पलट दिया उस नियमावली। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।